नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा। इंटरव्यू का दौर, एक सियासतदान मेरे साथ जिनका नाम है देवी सिंह भाटी। कई तरह से देवी सिंह भाटी का परिचय दिया जा सकता है। एक लड़का जो 1980 में पहली मर्तबा विधायक बना और चुनाव नहीं हारा, 2013 तक लगातार भाजपा से जीता, अपने बनाए मोर्चे सामाजिक न्याय मंच से जीता, वापस भाजपा में आए तो फिर जीते। ये कहानी का एक सिरा है। दूसरा सिरा है जिसमें अगर आप बीकानेर और आसपास के इलाके के नौजवानों से बात करें, खास तौर पर वो नौजवान जो टोपी लगाते हैं जैसी भाटी जी ने लगा रखी है, तब इनका जिक्र आता है कि एक बुजुर्ग हैं जो नौजवानों के यूथ आइकन हैं। तीसरा परिचय है जो विरोधी देते हैं और देवी सिंह भाटी के दबंगई के किस्से क्रमवार ढंग से सुनाते हैं। और चौथा परिचय है जो उनके समर्थक देते हैं और बताते हैं कि आलोचक जिसे दबंगई कहते हैं वो उनकी न्यायप्रियता है। हमें लगता है कि सत्य जो है वो तथ्य और कहानियों के बीच कहीं होता है, और जिसके इर्द गिर्द ये सारे कथानक मिथक बुने जा रहे हैं, क्यों ना उससे ही सिलसिलेवार ढंग से सब कुछ पूछ लिया जाए। देवी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। लोगों ने बताया कि देवी सिंह भाटी 1978 में नौजवान थे जब पहली दफा सरपंच बने, और उनका रौब कायम होने में इस बात का बड़ा महत्व था कि उनके बहनोई के पिताजी आईजीपी थे, सुल्तान सिंह साहब। नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एमएलए बना तो उस समय वो संसार में भी नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया था। नहीं, 78 में। हाँ, 78 में भी वो नहीं थे। पर सवाल वो नहीं है। मेरी जो हस्तरेखा है उसमें ऊपर वाले ने संघर्ष लिख के भेजा है। 16 साल का था, पिताजी एक्सपायर हो गए, मैं अकेला था, संघर्ष करता रहा और संघर्ष से निखार आता है। फिर आप सब पीड़ा के पास जाते हो, तब ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती। किसका साया, कौन बरगद, ये जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरे कोई ऐसा ना तो सहारा मिला और ना मैंने कभी अपेक्षा की। हाँ, बरगदों ने जरूर अपेक्षा की कि कभी हमें भी बुलाया करो। कौन है ये बरगद? वो अब इस जमाने में, आज के दिन जब वो जीवित नहीं है, तो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, तो इसलिए वो अब उनकी चर्चा ठीक नहीं है। 80 में आपने कांग्रेस की कद्दावर नेता को पटकनी दी, पहली मर्तबा जब आप चुनाव लड़े कोलायत की सीट से। तब तो कोलायत की सीट बहुत बड़ी हुआ करती थी। कांता खतूरिया साहब मैडम थी। 85 में फिर जीते, फिर आप जनता दल में चले गए। कौन ले गया आपको जनता दल में? ना, जनता दल ले नहीं गया। मैं सबसे पहले जनता पार्टी में था। हाँ, जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह छाता था जी, उस अम्ब्रेला के बाद में इसमें अलग तो से कौन सा धड़ा था जनता पार्टी का? क्योंकि कई धड़ों में बट गई थी ना, चंद्रशेखर वाली बाद जनता में। पार्टी। हाँ, वो चंद्रशेखर जी मूल रूप से जो चंद्रशेखर जी ही थे उस समय अध्यक्ष जनता पार्टी के, और उससे फिर अलग हटके ये जनता दल बना था। तब मैं जनता दल में आ गया था, कोई ले जाने वाला नहीं था। चंद्रशेखर के न्योते पे? नहीं, न्योता किसी का नहीं। मुझे लगा वो तो ऐसा था भी नहीं कि भाई अब कोई आए और मुझे बुलाए, पर ये था कि अब जब मेन फ्लो है वो जनता दल में कांग्रेस विरोधी, जनता पार्टी का बहुत छोटा तबका सुब्रमण्यम स्वामी के साथ रह गया था, इसलिए फिर हम जनता दल में थे और वो लगातार चला। फिर हमने भाजपा का साथ दिया। उसके बाद में हमारे आरक्षण की लड़ाई में हमने अलग मंच बना लिया। आएंगे, वहां पर भी आएंगे। एक वाकया हुआ था, चंदनमल वैद्य करके एक सिंचाई मंत्री थे जी। लोगों ने बताया कि उनको भाटी जी ने बड़ा सख्त सबक दिया। क्या है वो पूरा प्रकरण? नहीं, प्रकरण ऐसा कुछ नहीं है एकदम कुछ। यहाँ हमारे नंबरदार थे सियासर चौगान के, फतेह मोहम्मद जी नाइच, वो मिलने गए उनसे। वो मंत्री थे, कॉलोनाइजेशन मिनिस्टर थे, तो उनको काम है ज़मीन आवंटित करो। तो उन्होंने कहा कि तुम तो दो देशों के निवासी हो, पाकिस्तान में भी रहते हो और यहाँ भी रहते हो, दोनों जगह जायदाद है। इस बात पर मुझे फतेह मोहम्मद नाइच ने मुझे कहा, मुझे बुरा लगा। तब उनसे वहाँ कैनाल के ऊपर हमने जवाब तलबी की थी। ऐसी जवाब तलबी की किससे मशहूर हो गए? ना, किससे मशहूर, तो अब देखिए, ये तो जिसका शासन और कलम जिसके हाथ में होती है, तो वो
4 दिन बाद में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, गाल से चूसा गया। और अब ये तो खैर होता है, राज के शासन में चलता रहता है। बरी हो गए हम, कोई किसी ने पहचाना भी नहीं कि ये है वो। क्यों ये पहचानने से सबने क्यों मुकर गए? अरे अब वो मैं क्या करूं, क्यों मुकरे, ये तो आपकी मुस्कान लेकिन सब कुछ बता रही है। गवाह का है, गवाह गवाह क्या का है। गवाह तो उनके थे, हाँ, मेरे तो नहीं थे। गवाह उनके, असर आपका। असर तो देखो रहता ही है। यहाँ दृश्य कहीं नजर नहीं आता कि भगवान कहाँ है पर हैं, सर्वव्यापी है जी। एक और प्रकरण है जिसका जिक्र होता है कि भाटी साहब ने एक नायाब तहसीलदार को मुर्गा बना दिया था कि धूप में खड़ा कर दिया था। नहीं, वो बहुत ही जिद्दी और ढीठ आम गरीब का काम करना नहीं, हमें उससे क्या लेना देना कौन क्या होता है। वो जो जिम्मेवारी के पद पर बैठा है, वो जब तक अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करे, हम मजबूर करेंगे। इसमें परिणाम नहीं देखे। पहले तो युद्ध में साके और जौहर हुआ करते थे, जुझार होते थे, ये क्या चीज़ें हैं। आम लोगों के लिए मरना, परिवार के पीछे नहीं देखना कौन रहेगा कौन जाएगा, तो ये करते आए हम, इसमें कहीं रुकने वाले नहीं हैं। जो अन्याय करेगा उसको हम मजबूर करेंगे। पर कई लोग ये कहते हैं कि आप तो माननीय विधायक थे, आपने संविधान की शपथ ली थी, किसी प्रशासनिक अधिकारी को इस तरीके का दंड देना जैसे स्कूल में हेडमास्टर देता है कि मुर्गा बन जा, धूप में खड़ा हो जा। देखिए, ये संविधान में कुछ नहीं। मैं पहली बात तो ये क्या, ये संविधान किसका है जी? ये अंग्रेजों का संविधान लिए बैठे हैं हम, जो अंग्रेजों का हमने विरोध किया, जिन वीरों ने फांसी की सजा पाई, शहीद हुए, गोलियां खाई, काला पानी देखा, और ये मिली भगत वाले कांग्रेस ने अंग्रेजों के साथ, और वो जो आज़ादी का तुर्रा बता दिया, जबकि आज़ादी दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस और ये वीर शहीद थे। और वो कानून जिसके लिए हमने इतना बड़ा संघर्ष किया, वो काले कानून हमने आज के दिन लिए बैठे हैं। इनसे क्या उम्मीद रखें? किसने संविधान क्या बनाया है? ये देश है, ये परंपरा और संस्कारों से चलने वाला देश है। इसके ऊपर समाज का नियंत्रण हिंदुस्तान में होता था, तब ये सारा सिस्टम फूल प्रूफ था। हम कुछ नहीं कर सकते। आप किसी भी आप सिस्टम में चले जाओ, किसी भी विभाग में चले जाओ। 28 साल पहले मैंने एक एसपी के खिलाफ मुकदमा किया था मानहानि का। अब पहले बार अभी मेरी गवाही हुई है, माया पत्रिका बंद हो गई, संपादक खत्म हो गया, प्रकाशक खत्म हो गया, मेरे कई गवाह खत्म हो गए, कितने कोर्ट आगे पड़े। क्या आप बोले, लोग कैसे उम्मीद करते हो इस व्यवस्था से, इस संविधान से उम्मीद? तो फिर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? समाज का नियंत्रण सदियों से रहा है, फुल प्रूफ सिस्टम रहा है, सोने की चिड़िया उसी सिस्टम से हुई, आम आदमी सुखी संपन्न। और हम इस कानून और नियम से चलेगा कोई? आपके 5 आदमियों के बीच में आपके मुंह पे ऊपर को थूक दे, आपका तो रोज मरना हो गया। लेकिन कानून क्या कहेगा? थानेदार जी कहेंगे कि यार इसका तो क्या मुकदमा बनता है, आपका रोज मरना। इस व्यवस्था में जो विश्वास रखता है वो भोले लोग हैं। पर इसी व्यवस्था के तहत आप विधायक बने, मंत्री बने। मैं यहाँ धरती पर रह के ही तो कर सकता हूँ। मैं फांसी खा लूँ फिर मैं क्या कर लूँगा? इस सिस्टम को सुधारना तो इस घर में रह के मैं संन्यास ले लूँ, मैं घर में क्या कर लूँगा? इस आंगन में रह के मैं मेरे घर में सुधार कर सकता हूँ, मेरे विचारों के अनुसार सुधार कर सकते हैं। तो आपके विचार जनता दल की नीतियों से मिलते थे क्या? आप इसलिए चले गए थे जनता दल? ढकोसले हैं, सब पार्टियां हैं, सब ढकोसला, ये कुछ नहीं है। अपने अपने हिसाब से इन्होंने जो भी तथाकथित संविधान बना रखे हैं, और उसमें अनुशासन और उसी में व्हिप जारी होना, आपको सिर्फ 4 आदमी को बोलने देंगे, 200 को बुला लेंगे कार्यकारिणी में। क्या है वहाँ को खुल के बोल सकता है? ये सब नाटक है, इसमें कुछ भी ना तो कभी निकलेगा, और धीरे धीरे ये तानाशाही की तरफ सब बढ़ रहा है मामला। पर देवी सिंह भाटी तो खुल के बोलते हैं, विख्यात है, कुख्यात है। इसी क्यों नहीं? 8 बरस तो कुकर जिए, 12 बरस जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए, आगे जीना है बेकार। मर जाएंगे क्या हो गया? अभिमन्यु अभी भी अमर है, आला उदल आज भी इतिहास में है, क्या फर्क पड़ेगा? पर खाट में पड़े पड़े सड़के नहीं मरूंगा। वो क्या राजनीतिक हालात थे जिनके तहत पहले 1990 में भैरव सिंह शेखावत, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता, राजस्थान के दूसरी दफ़ा मुख्यमंत्री बनते हैं 1990 में जनता दल के समर्थन से, और उसके बाद जनता दल का एक धड़ा टूटकर भैरव सिंह को समर्थन दे देता है, जिसमें आप भी शामिल थे।
ना वो ठीक है, उस समय जैसे हालात थे, परिस्थिति थी। मूल रूप से ये समझिए आप कि हम कांग्रेस विरोधी हैं, इसलिए कहीं भी आपस में भाईचारा एडजस्टमेंट ये करते आए, हम करते रहेंगे। कांग्रेस के साथ हमारा सोच उठ बैठ नहीं बैठती, इसलिए वो उस हालात के अंदर हो गया था, कोई खास बात नहीं थी। पर कई सियासी पंडितों ने ये कहा कि ये राजपूत लॉबी का काम था, कि उन्होंने देखा कि भैरव सिंह की कुर्सी जा रही तो जनता दल को पीछे छोड़ा, राजपूत आइडेंटिटी को आगे रखा और एक साथ जनता दल ही उनके साथ जुड़े थे। जनता दल कांग्रेस के साथ तो नहीं जाता ना, कहाँ जाता? मैं अकेला मेरा डमरू बजाता। आपके पुराने मित्र चंद्रशेखर जी उसी कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। नहीं, ऐसा नहीं ना, तो उन्होंने कभी मुझे इस प्रकार का, वो एक इंसान और वो नेतृत्व, वो करैक्टर, वो किसके पास मिल सकता है? वो इस प्रकार की बातें नहीं करते थे कि किसको तुम सपोर्ट करो और इसका साथ दो, नहीं। पर कहते हैं कि उन्हीं अध्यक्ष जी यानी चंद्रशेखर के हस्तक्षेप के चलते भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ देवी सिंह भाटी के नेतृत्व में जो बगावत की तैयारी हो रही थी 1997 में, ये बहुत गलत सूचना है। ये सूचना क्या है, सही सत्य क्या है? भैरव सिंह विदेश में थे, चंद्रशेखर ने उन्हें फोन उसको किया। रोकने वालों में हम थे कि जो इसमें साजिश में लगे हुए थे। कुछ लोगों ने पैसे लिए थे, विधायकों ने। कौन लोग थे वो? ना, ऐसे नाम नहीं बताया, क्योंकि जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं हो और मैं नाम ले दूं वो ठीक नहीं है। साजिश क्या थी? साजिश ये थी कि पैसे लेके हटो और वो इनको हटाओ, कुर्सी से हटाओ। पर वो हमें समय पर आगाह कर दिया गया था कि इस प्रकार की साजिश चल रही है, तो हमने उसको रोका। हमने कैंप लगाया था चौकी डाणी में, पर वो गए जो इस प्रकार की साजिशें कर रहे थे, इतिहास के पन्नों से हट गए वो। इतिहास में एक और शब्द दर्ज है भाटी जी, सामाजिक न्याय मंच। क्या थी उसकी पृष्ठभूमि? ना, पृष्ठभूमि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको संविधान का प्रावधान है जी, वो भी उसका कोई दोबारा, ये जो तथा कथित नेतृत्व जो आज हमारे संसद में बैठता है, देखता नहीं, सोचता नहीं। 10 साल के लिए कहा गया था, पुनः इसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए, पर नहीं कर रहा कोई। अब इसमें कोई क्या करे? तो मुद्दा ये था कि आरक्षण जिसको मिला है उस तक पहुंचे वो जरूरतमंद है, जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो। लेकिन एक परिवार वो प्रसाद खाए जा रहा है। वो रामू तो बेचारा अभी तक इंतजार कर रहा है, उसका परिवार। इसलिए हमने एक नारा दिया था, आरक्षित को संरक्षण और उपेक्षित को आरक्षण, जिसमें सवर्णों को भी आरक्षण मिले। ये आप ऐसा राइडर इसमें डाल दिया कि उसमें आरक्षण एक मजाक हो गया, और जो तिकड़मी हो वो इससे फ़ायदा उठाता है। तो वो हमने एक जागृति के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उसी से मैं फिर चुनाव भी लड़ा था, और हमने पूरे राजस्थान में 6.5% वोट हासिल किए थे। और सीट सिर्फ एक? हाँ, सीट एक, बाकी किनारे पर रहे, और आ भी जाते थे कौन से टिकते। इस व्यवस्था में है कि आया राम गया राम हो जाते हैं। आपने आया राम गया राम का जिक्र किया भाटी जी, और मुझे जहां से इस कहावत की शुरुआत हुई साल 1966-67-68, उस सूबे हरियाणा का ध्यान हो आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 90 के दशक में भजन लाल। आपके चुनाव में आए थे और एक रैली से उन्होंने बयान दिया था, देवी सिंह बड़ा गुंडा बना फिरता है। हाँ, ऐसा बताया गया, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कि जो हमारी तरफ उंगली करेगा हम उसकी उंगली काट देंगे, इस प्रकार के दिए। तो जनता सब फैसला करती है, तो उसका जवाब जनता ने दे दिया। कई लोगों ने यह भी कहा कि भजन लाल तो दरअसल देवी सिंह भाटी की मदद कर गए, क्योंकि जब उन्होंने मंच से ये बयान दिया कि मैंने बंसीलाल और देवीलाल को भी ठीक कर दिया है, तो ये देवी सिंह क्या बात है, तो इससे जाटों का भी आपको एक कोई मुकाबला, इससे कोई तुलना करना ये ठीक नहीं है। वो उनका सोचे, वो आए अपने हिसाब से और वो करते रहे, लेकिन मेरा जनता ने मुझे साथ दिया और लगातार मैं चुनाव जीतता रहा। ये कोई नाम कुछ नहीं करते हैं, किस्मत भी अपनी साथ होती है, लोगों का विश्वास भी कुछ चीज़ होती है, और वो जो आत्मबल मिलता है, दुआएं मिलती है, वो बहुत काम करती है। और लोगों के इसी साथ की वजह से कई बार देवी सिंह भाटी का ब्यूरोक्रेट्स के साथ ऐसा टकराव होता है जो कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं होता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं इशारा कर रहा हूं पीके दवे प्रकरण की तरफ। क्या था सर वो मामला?
नहीं, मामला ऐसा कुछ नहीं था। वो एक साजिश उस समय चलाई जा रही थी और उस साजिश के कारण से उनसे इस प्रकार के बयान दिलवाए गए, बोले गए। वो अब चल रहा है अभी जांच में। जांच एक तरफ, लेकिन आपका तो खरा व्यक्तित्व है ना। बहुत सारे आपके लाखों प्रशंसक हैं जो आपके मुंह से सच जानना चाहते हैं। प्रकरण क्या था? प्रकरण ऐसा कुछ नहीं था। ये तो कोई न कोई जब करना होता है तो एक बहाना बन जाता है। कौन करना चाहता था? भैरव कोई सिंह भी शेखावत? नहीं, ऐसी बातें कुछ जो मैं एक बात कहता हूँ, जब आपने कहा कानून के तहत ये नियम फला, तो मैं बिना प्रमाण के कोई बात करूँ तो उससे मेरी पैठ, मेरी सोच गड़बड़ होती है। कुछ तो प्रमाण रहे होंगे आला कमान के सामने जो आपको मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। ना, मुझे किसने छुड़वाया? मैंने तो अपने इच्छा से छोड़ा। जब इस प्रकार की साजिशें होती है तो वहाँ रह के क्या करें। मगर जयपुर में बैठे पुराने राजनीतिक बाशिंदे कहते हैं कि देवी सिंह भाटी को एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट दिया गया था, कि या तो उन्हें बर्खास्त किया जाता पीके दवे प्रकरण में। हो गया सो हो गया। उन बातों में क्या रखा है? आगे की बात करो, भविष्य की करो। पीछे इतिहास में कुछ पन्ने आप पलटते रहो, उससे आप तो इतिहास नहीं बना दोगे। इतिहास की नींव पर ही तो भविष्य का महल खड़ा होता है ना, भविष्य का महल है, वो एक पार्ट है, पर सब कुछ आगे का भविष्य है, उसके अंदर ज्यादा जाना चाहिए। किसने क्या किया, आक्रमणकारियों ने क्या किया। अब इतिहास तो कौन लिखता है? इतिहास जो शासक होता है उसी के हिसाब से लिखे जाते हैं। नहीं, मैं तो जो एक करता है उस प्रकरण का, उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो पीके दवे मामला था क्या? नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं, करवा दिया गया। ये होता है, आप खुद जानते हैं। अब आज के दिन किस प्रकार के महिलाओं के मुकदमे बनाए जाते कि 20 साल पहले मेरे को इन्होंने छेड़छाड़ की। अब ये प्रोफेशनल हो गए। 2 मुकदमे मुझे ध्यान है, यहाँ एक हनुमानगढ़, एक बीकानेर में 15-15 लाख उसने ले लिए और वापस अपने बयान बदल दिए। तो ये अब ये कानून तो क्या मजाक है? ये इनसे आपको उम्मीद रखो तो बोले हो। अच्छा, देवी सिंह भाटी पर जो बहुत सारे बातें होती हैं, उसमें एक बात ये भी होती है कि इनके अशोक गहलोत से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इसीलिए कोलायत में साल दर साल कांग्रेस कमजोर प्रत्याशी उतारती रही। देखिए, उनके भरोसे मैंने कभी इस जिंदगी को नहीं जिया, राजनीतिक सफर को नहीं सोचा। ये अपना अपना भाग्य। हमारा तो सोच ये है, हमारे खिलाफ जो कांग्रेस से और निर्दलीय चुनाव लड़े उनको एमएलए बना दिया, गोपाल जी जोशी को, कन्हैयालाल झंवर को। ये बातें, ये क्या हमें संरक्षण या वो ऐसा कमजोर उम्मीदवार देंगे? संबंध मेरे सबसे अच्छे हैं। जब हम अखाड़े में कबड्डी खेलते हैं तो ठीक है, अपने अपने दाव पेच लगाएंगे, लेकिन उसके बाद में कोई हर वक्त ही पागल कुत्ते ने काटा है वो जैसे लड़ते रहते हैं क्या? संबंध सबसे अच्छे हैं हमारे। आपके संबंध सबसे अच्छे हैं, लेकिन साल 2003 में विधानसभा चुनाव के लिए सामाजिक न्याय मंच की तरफ से जो पर्चे कथित रूप से बांटे गए थे, उसमें एक सारणी होती थी, एक टेबल होती थी भाटी साहब, जिसमें लिखा होता था कि इतनी सरकारी नौकरियां, उसमें से इतनी जाटों को। नहीं, जाटों को नहीं, ये सबकी तुलनात्मक थी कि अभी मूल ओबीसी उसको जो हिस्सा मिला था वो उसका एक टेबल थी, और वो जब दूसरों को शामिल कर दिया गया तब उनकी स्थिति क्या रही वो एक आंकड़ा दिया हुआ था। और उसी साल एक और प्रकरण होता है जो आपके आभा मंडल में इजाफा करता है, कई लोग कहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि जो उनकी मनमानी करने की एक लंबी फेहरिस्त है, उसका एक बिंदु है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो बाद में गृह मंत्री बनते हैं, गुलाब चंद कटारिया, वो आते हैं और उनके साथ बदसलूकी होती है। इल्ज़ाम आप पर लगता है। खैर, मैं यहाँ पर था भी नहीं, मैं जयपुर में था। कार्यकर्ताओं ने जरूर वहाँ विरोध किया, वहाँ के निवासियों ने, कि इतने मलेरिया से ग्रसित होकर लोग मर गए और अब आप संभालने आए हो। और वहाँ उनके साथ एक हिस्ट्री सीटर था और उसने वहाँ शुरुआत की, वहाँ उसने छुरा मारा। वो क्या नाम है उसका? दीपक अरोड़ा, जो अब कांग्रेस में है। तो तब वो गुलाब चंद कटारिया के साथ घूमते थे? जी, वो साथ उस समय आए थे, पहले तो मुझे ध्यान नहीं, उस समय आए थे और उसी ने पहल की थी। और जब उसने छुरा जब मारा तो हाथ में चूड़ियाँ तो कोई पहनता नहीं है मर्द, और ये बात हुई है। ये बात हुई।
फिर बात कहाँ जाके सुलझी कि अभी भी अटकी है? नहीं, ये चलता रहता है, क्या सुलझना क्या उलझना, ना तो इसमें कोई उलझना है ना कोई सुलझना, सफ़र यूँ ही चलता रहता है। ये हमेशा ज़िंदगी में होता है, जो गलत करेगा तो लोग उसको कहीं न कहीं तो जवाब देंगे, कोई मौखिक देगा, कोई और तरीके से देगा, लेकिन जवाब जरूर मिलता है। कई लोग इस प्रकरण के संदर्भ में गोपाल गहलोत की जवाबी कार्रवाई का भी जिक्र करते हैं। क्या? फिर गोपाल गहलोत ने भी आपके समर्थकों पर हमला किया था, ऐसी बातें कही गई। मेरे समर्थकों पर तो उसने कुछ किया नहीं, वो तो वहाँ से चला गया था। और इस घटना के कुछ दिनों बाद? ना ऐसा तो कहीं कुछ हुआ नहीं। अच्छा, एक और सियासतदान हैं जो आपकी ही पार्टी के हैं, भाजपा में ही है ना आप? हाँ, हाल फिलहाल एक और नेता हैं आपकी पार्टी के, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, और आपको फूटी आंख नहीं सुभाते अगर आपकी ही जबान में कहूं तो। बीकानेर के सांसद, क्या विरोध है देवी सिंह भाटी और अर्जुन मेघवाल का? उनको एंट्री दिलाने वाला कौन था? जी, भैरव सिंह जी ने मुझे फ़ोन किया कि हम कैलाश जी मेघवाल को यहाँ पर सांसद के लिए उतार रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर। मैंने कहा हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, धर्मेंद्र जी बाहर के रहने वाले, उनकी इतनी कोई रुचि नहीं रही, ये क्षेत्र को नुकसान होगा। अगर वो आते हैं तो हम उनको आए वैसे वापस रवाना कर देंगे। और तब ये आए थे, तब मुझे कहा कि आपके पुत्र के साथ साथ मैं रहा हूँ, मेरे घर के अंदर एक कार्यालय खुलता था, और इसलिए हमने भी इनके लिए सहमति दे दी, और पूरी मेहनत करके हमारे कार्यकर्ताओं ने इनको जीताया है। फिर वो जाने, हमने तो फिर भी दोबारा जिता दिया। अब जिसके सोच में फर्क हो तो वो जाने, अपना क्या फर्क पड़ता है, अपना तो कोई फर्क पड़ता नहीं। स्थानीय अखबारों में आपके लगातार बयान छपते हैं उनके खिलाफ। हाँ, जो पूछते हैं, जो कहते हैं, वो अभी आप पूछेंगे तो आपको भी कह दूंगा। क्या मत वैभिन्न क्या? और मत कुछ नहीं है, कहना कुछ। जैसे अब ये 2 अप्रैल का हुआ था SC/ST उस बारे में जो है एट्रोसिटी वाला, दलितों का प्रदर्शन। हाँ, तो उसमें भी उन्होंने प्रोवोक करने की कोशिश की थी। जो सदियों से 36 को हम साथ रहते थे, चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, और उनमें इस प्रकार का आपस में दीवार खड़ी करना, भड़काना, तो वो मुझे लगा कि ये समाज के हित में नहीं है। पर इसके बावजूद वो भी भाजपा में है, और ये भी कहा जाता है कि 2013 में देवी सिंह भाटी की हार की एक बड़ी वजह ये भी थे कि मेघवाल साहब के समर्थकों ने आपका समर्थन। उसकी नीयत वो जाने, मेरे क्या फर्क पड़ता है। आपके पास भी इस तरह खबरें आई थी? ना, खबरें आए तो आए, क्या मैं उनके लिए उसकी क्या औकात है क्या? ये तो ऊपर वाले का फैसला होता है। उसने मुझे पहले इशारा कर दिया कि इस दफे तेरे को नहीं जीतना। अब तेरे टेलीफोन से लट्टू टूंटी, नाली, सड़क, स्कूल, अस्पताल हो जाते हैं, तू पूरे जगत का कल्याण हो वो काम कर। इसलिए मैंने ये किताब पढ़ी है, जो मैं रट के पास होता था, उसने किताब लिख दी। 1.5 महीने में 28,000 किताबें बिकी। रसायनशाला खोल दी, जो दुनिया में दवाइयाँ नहीं बनती है वो वहाँ पर बनती है। अनाज का उत्पादन चौगुना कर दिया। मकान 1/4 कीमत में बनाना शुरू कर दिया। मेरा रास्ता अलग हो गया, पर मैं रहूँगा राजनीति में इसको ठीक करने के लिए, दिशा सही बने। एक शब्द है हिंदी में, हारे को हरिनाम। लोग कहते हैं कि भाटी साहब चुनाव हार गए 2013 में, उसके बाद ये कहानियां गढ़ने लगे कि उनको भगवान ने पहले ही इशारा कर दिया था। अगर इशारा था तो लड़े क्यों? देखिए, उससे पहले इशारा था नहीं। मेरा एक शैली अलग है। बाहर से कांग्रेस दल से लोग लाए हुए थे गाड़ियों में, सामने मिल गए। इस प्रकार के लोग आते हैं तो हम उनको पकड़ते हैं, उनको ठीक करते हैं। पर लेकिन उस समय कहा चलो पहले बूथ संभाल आते हैं, फिर इनको देखेंगे। तब तक कौन रहता? तो वो ऊपर से उस समय से मुझे इशारा हो गया कि शांत, तो पकड़ लिए। मैं तो अभी चुनाव जिताने वालों में हूँ, लोगों को अलग अलग। उसके बाद में तो कितनों कोई चुनाव जिता दी, यहाँ नगर निगम में, नगर पालिका में, जिला परिषद के प्रधान के प्रमुख, ये सारा चलता रहता है। आप जो दावे कर रहे हैं उन पर यकीन करने का मेरा दिल तो करता है, लेकिन मेरे सामने सामाजिक न्याय मंच की सीमित सफलता के जो आंकड़े पसरे हैं वो कुछ और कहानी कहते हैं। वो कहते हैं, जिनको लगे मेरे क्या फर्क पड़ता है। वो कहते हैं कि जब तक भाटी जी सत्ता और संघ और सोच और दायरा वहीं तक है, आप वहीं फंसे रहोगे, उससे आगे नहीं निकलोगे।
कितने ऐसे हैं जो 40 साल तक, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है और 40 साल तक ये हांडी अभी तक चढ़ी हुई है। ऐसा होता ना, कभी जनता ऐसा किसी को नहीं रखती, छोड़ती नहीं है, 2 मिनट में साफ कर देती है। मेरे पुत्र को यहाँ से सांसद बनाया इसी जनता ने। जी। तो इसलिए इन बातों में क्या है, मूल बात है जनता का विश्वास है। और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें हमारा ना तो मैं कहीं जाके हाथ से खेती करता हूँ, ना कोई व्यापार करता हूँ, ना पंसारी की दुकान में बैठता हूँ। मैं होल टाइमर होके मेरे संस्कारों में, मेरे जीन्स में, लोगों के लिए जियो, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो पशु जीता है, चर लिया, उगली कर ली, गोबर कर लिया। आए हो जगत का कल्याण करो, जरूरतमंद की मदद करो। और हम तो क्या है, हमारे पूर्वज जुझार हुए हैं, क्या क्या साके हुए हैं, जौहर हुए हैं, फिर भी खत्म नहीं हुए। इसलिए ये संघर्ष जारी रहेगा। जो सोचता है कि पैसा, मैं और मेरा ससुराल, यही मेरा आसरा, ये मरेंगे, बेमौत मरेंगे, निश्चित तौर पर मरेंगे। न वो भाई का, न काका का, न गांव का, न किसी जगत का। एक संघर्ष बताते हैं कि देवी सिंह भाटी को इसका भी करना पड़ा कि जब सामाजिक न्याय मंच की राजनीतिक प्रासंगिकता लगभग खत्म हो गई थी, तब राजनाथ सिंह को दखल देना पड़ा और तब जाकर भाजपा में उनकी वापसी हो पाई। क्या है कहानी आपके भाजपा में वापस आने की? कहानी है, इन बातों का क्या रखा है? ये तो आपके अखबारों में, इसमें मीडिया में कुछ चलाने के लिए, छापने के लिए होती है। इन बातों में क्या रखा है, किसने क्या कहा, कौन किसको लाया, इनमें नहीं है। हाँ, ये पूछते ना आप कि ये जो फलौदी से कोलाय तक 111 किलोमीटर मिसिंग लिंक था रेलवे लाइन का, क्या ये आपने जसवंत सिंह जी को अपना प्रभाव या संबंध के आधार पर स्वीकृत करवा दी? हाँ, ये संबंध थे, उसका हमने उपयोग किया इस क्षेत्र के लिए, जो बरसों से बरसों मांग थी। मैं और मेरा लड़का महेंद्र सिंह गए, 5 मिनट में राशन कार्ड नहीं बनता है। डिफेंस और उनके पास वित्त मंत्रालय था, और उसी समय बुलाया और 1 करोड़ का प्रोविजन करके और उसी समय कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने बजट पूरा दिया, 6 महीने में नीतीश जी से उद्घाटन करवा दिया गया और वो चल रही है। हाँ, ये प्रभाव हम जरूर काम में लेते हैं। बाकी क्या कौन प्रभाव कर सकता है, क्या कौन पैरवी कर सकता है? पर सवाल ये है कि जिस उद्देश्य को लेकर देवी सिंह भाटी ने सामाजिक न्याय मंच बनाया था, क्या वो उद्देश्य पूरा हो गया था? क्या भाजपा की नीति बदल गई थी जो वापस पार्टी में? उसमें कई जयचंद घुस गए थे, जयचंद कामयाब हो गए। वो आंदोलन तो ऐसा कोई ना तो मेरे ख्याल से कोई हुआ है ना होता, जो पूरे हिंदुस्तान की 36 कौम को ऐसा जागृत करके एक जाजम पर बैठाते। और न्याय की लड़ाई से हमारे उस समय कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री और क्या प्रशासन क्या चीज होती है, कहीं भी परवाह नहीं थी। और ऐसा एक लीडरशिप की एक श्रेणियां तैयार हो रही थी, देखने वाली थी। लेकिन जयचंद कामयाब हो गए, आम आदमी की बात और उस मुद्दे को खत्म कर दिया। ये जो तेवर है कि ऐसी लीडरशिप तैयार हो रही थी जो प्रशासन को भी ठेंगा दिखाए। हाँ, प्रशासन क्या करता है? अगर प्रशासन अपना काम करता तो आज जनता का इस सिस्टम से विश्वास उठता। कौन है ये अंग्रेजी सिस्टम के पैदा किए हुए। अगर आप भी उसमें होते और मैं भी उसमें होता तो मैं भी वो इसी लाइन पर चलता। ये सिस्टम ठीक नहीं है। क्या होता है अधिकारी? कल का बच्चा, पूरे जिले का मालिक, उसको अभी तक ज्ञान नहीं है कि गांव में, गलियों में कांटे होते हैं, किस प्रकार अंधेरे में लोग रहते हैं। और वो पढ़ के, किताब पढ़ के आ गया, इंटरव्यू दे दिया और आ गया वो कलेक्टर बन के, वो आ गया एसपी बन के। आप उनसे कोई अपेक्षा रखते हो? उनका उस समय दिमाग क्या बनता है, ध्यान है? मैं मालिक। तो उसी नौजवान उम्र में आप भी विधायक बने थे। तो हमने वो तेवर दिखाए इसी प्रशासन और अव्यवस्था के खिलाफ। कोई ऐसा महीना नहीं निकलता था जिसमें आंदोलन, रास्ता रोको, जेल भरो नहीं होता था। यूं ही नहीं तपे हैं। ये बात है, लोगों को जागृत करने का फर्ज है। लोग निराश हो रहे हैं कि यार अब ये व्यवस्था बदलेगी थोड़ी, ये तो ऐसा ही चलेगा। और मैं इसीलिए कहता हूं, क्या यार भोले लोगों को घेरा जा रहा है। दिल्ली में एक निर्भया का मामला हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया, कानून सख्त बना दिया। 0.001% भी फर्क पड़ा नहीं। तो यही समाज का नियंत्रण था। एक एक गांव में 10-10, 20-20 कंवारे मर जाते थे, शादी नहीं होती थी, मजाल एक घटना हो जाए। समाज का नियंत्रण था। इस व्यवस्था से भोले लोग अपेक्षा करते हैं, लेकिन उनको फिर हम जगाएंगे, लाएंगे। तो आपके हिसाब से समाधान क्या है? संविधान बदल देना चाहिए? संविधान नहीं, संविधान मायने क्या रखता है यार? समाज,
जो परंपराओं और संस्कारों से चलता था। हम तालाब बनाते थे पश्चिमी राजस्थान में, 2-2, 4-4 किलोमीटर के कैचमेंट आगोर होते थे। 4 आदमियों ने बैठ के आम सहमति से बना दिया, खत्म। यहाँ आम सहमति होती है। और इस समाज के अलावा जो इस सिस्टम में बहुमत, अरे बहुमत से कभी रास्ता निकला है? हम शांति से घरों में बैठे रहते हैं, प्यार से बैठे रहते हैं। चुनाव आ गए, आधे उधर आधे उधर, आपस में सदियों तक ये तो लड़ाइयाँ लड़ेंगी। कचहरी में उधर मूर्ख बनो, हम कबाड़े क्या करते हैं देखो मत। और उसमें जो पैसे की बर्बादी, राष्ट्रपति शासन में, आप उसको राष्ट्रपति को देख लो अमेरिका को, और यहाँ के सरपंच और कॉलेज का प्रेसिडेंट का चुनाव, ये पैसा किसी समाज के किसी अंग के काम आता है? ये व्यवस्था ऐसी भ्रष्ट है, आम आदमी को झूठा मक्कार। हमारा ये लगातार परंपराएं रही कि जबान से जो एक बार बात कह दी गर्दन कट जाए पर बदलेंगे नहीं। और इस वोटिंग सिस्टम में झूठा, चोर, पैसे लेने वाला, शराब लेने वाला, क्या सिस्टम से आप उम्मीद करते हो? बहुत भोले लोग हो आप लोग। भाटी साहब, सामाजिक न्याय मंच की बात करते हैं जो सुनने में तो कानों में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो समाज का जिक्र करते हैं तो आलोचक कहते हैं कि समाज की इस संरचना में पावर स्ट्रक्चर पर सबसे ऊपर राजपूत बैठे हों, परंपरागत ढंग से वो गांव को चलाते रहें, और जो तथाकथित पिछड़ी या नीची जातियां हैं वो सिस्टम में नीचे रहें और हुक्म करती रहें, तब तक सब ठीक चलेगा। देखिए, क्षत्रिय ने लिया क्या? ये तो अब अंग्रेजों ने खराब किया क्षत्रिय को। क्या लड़ना करना तुम्हारा काम नहीं, ये तो हम आ गए। अब आप तो महल में रहो, ऐश करो, शिकार करो। उससे पहले दुर्गादास राठौड़ घोड़े पर बैठे बैठे वहीं आटा पिरोता और वहीं रोटी उस चिता के ऊपर सेकता था। कहाँ महल थे, कहीं बैठने को नहीं। अरे परिवार के परिवार खत्म हुए, किसके लिए? 36 कौम के लिए। उसको पहले विश्वास दिलाते, हम गांव बसा रहे, अगर कोई आता ही आया, आक्रमणकारी डाकू आया, तो सबसे पहले मैं और मेरा परिवार खत्म होगा, तब तो कोई तुम्हारे पर उंगली उठा सकेंगे। ये हमारे जीन्स में है, हम छोड़ नहीं सकते। मैं भी छोड़ सकता था, 16 साल का था, शहर में आ गया था। लेकिन जो वहां से अपेक्षा करते लोग आना शुरू हुए कि साहब हम कहाँ जाएं, मैं वापिस उन्हीं के बीच चला गया। आज भी चल रहा हूँ और मेरा लड़का और पोता भी उसी दिशा में लग रहा है। ये दूसरी बात है कि साहब ये वंशवाद आ गया, वो अलग जाने जो वंशवाद वाले हैं, लेकिन हमारा पुश्तैनी आप देखिए इतिहास, लगातार उनके लिए मरे हैं, जिए। वंशवाद का इल्ज़ाम तो लगता है। लोग ये पूछते हैं कि देवी सिंह भाटी तो सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, लेकिन उन्हीं की वजह से उनकी बहू को, उनके बेटे की पत्नी को टिकट मिला भाजपा का। उन्होंने भाजपा के लिए क्या किया? पूनम कंवर ने जो कोलायत से, अरे उनके बाप दादों ने किया है, उनका इतिहास तो देखो। क्या उन्होंने ऐसा हासिल कर लिया? क्या सुख जो आज देख रहा है आम आदमी, कि इतना रुपया हो, इतना सुख हो, सुविधा हो, क्या ले लिया हमारे पुरखों ने? वो खून बोलता है कि घर में नहीं रहना, अपने लिए नहीं जीना, और हम बराबर करेंगे। ये इतिहास है। हम कितने जुझार हुए हैं, कितने हमारे लोग शहीद हुए हैं। ये कोई एक छोटे तुच्छ फायदे के लिए या कोई जेब में रुपया डालने के लिए नहीं होता। आला उदल की क्या उम्र थी? ऐसा ही तर्क राहुल गांधी के समर्थक उनके पक्ष में देते हैं। उनके वो जाने, मैं दूसरों की बात नहीं करता, वो भले लोग हैं, उनकी क्यों बात करते हो? वो भले लोग हैं। जी जी, चलिए, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि एक भाजपा का नेता कांग्रेस के नेता की तारीफ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में इस तरह की सदाशयता दोनों पक्षों में बनी रहनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, जो मेरे सामने चुनाव लड़े, बाद में सबसे स्वार्थ रूपी हम मिलते थे, उनको एमएलए बना दिया वो सेव करके। गोपाल जोशी का जिक्र कर रहे हैं आप? ये जी, गोपाल जोशी, कन्हैयालाल जंवर, इसमें क्या दिक्कत है? प्रेम तो रहना चाहिए। हर वक्त तो आप किसी के लिए कुछ बुरा सोचोगे तो माथा आपका खराब होगा, अगले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में इस तरह का वंशवाद स्वीकार्य है? बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार है। जो सदियों से इतिहास है, लोगों के लिए मरे हैं, जिए हैं। मैं छोड़ सकता हूं आराम से, मैं दूसरा भी काम धंधा कर सकता हूं, पर लेकिन जो अपेक्षा करके आता है, जो एक आस लेके आता है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। और उनके लिए जिएंगे मरेंगे, ऐसी क्या दिक्कत है? एक सवाल पीछे ठिठक के रह गया था आपकी बुलंद आवाज के सामने, वापस भाजपा में क्यों? वो भाजपा में तो कांग्रेस में क्यों जाऊं? ये तो मैंने कहा ही नहीं, ये तो आप। अरे मैं कह रहा हूं तो और कहां जाऊं मैं?
भाई राजनीति में रह के इसको ठीक करना है। तो वो अब तो मरा हुआ ऊंट है, ऊंट जब मर जाता है ना तो गांव सड़ने लग जाता है, तो उसको गांव के बाहर फेंकवा दिया जाता है, और उसमें मैं क्यों जाऊं। अच्छा, 2008 का चुनाव वो आखिरी विधानसभा चुनाव था जो आपने जीता, 13 हारे थे आप। आपके सामने कांग्रेस के टिकट पर थे हुक्माराम बिश्नोई जी। हुक्माराम बिश्नोई जी। लोगों ने कहा, आपके आलोचकों ने, कि भाटी जी का असर तब तक कम होने लगा था और ये चुनाव उन्होंने मैनेजमेंट के दम पर जीता। बिश्नोई को टिकट दिलवाने में, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट को टिकट दिलवाने में खुद देवी सिंह भाटी का रोल था। देखिए, आप ये जो ऐसे प्रश्न करते हैं, इसमें लोगों की कोई रुचि नहीं होती, कब क्या हुआ और किसने क्या टिकट दिलाया और क्या किया। बहुत होती है ललन टॉप में, लोग पॉलिटिकल किस्से करोड़ों की संख्या में देखते हैं भाटी चलो जी। देखते हैं, बड़े लोग देखते हैं, पर ऐसा नहीं है जी। मेरी खुली किताब है, मुझे कभी सहारे की जरूरत नहीं रही है। मैं हमेशा मरने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं इन सारों को काट ढूंढूंगा, बैसाखियों को। मुझे बैसाखी की जरूरत नहीं है। मैं उस खानदान से हूँ, अकेला जीता हूँ, अकेला रहता हूँ और लोगों के लिए मरता हूँ। कई इलाकों का हमने दौरा किया, हाड़ौती गया, मेवाड़, मारवाड़, अभी यहाँ पे हूँ। कहा गया कि 2013 में भाजपा को जो अभूतपूर्व जीत मिली वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान में, उसमें एक बड़ा फैक्टर था नरेंद्र मोदी फैक्टर। और मैं बीकानेर आया तो एक कहानी सुनाई गई कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी रैली करने आए थे तब देवी सिंह भाटी उस रैली में नहीं गए थे। यार कहाँ ले आते हो। अरे मैं पहुंच नहीं सका था, ये सही है, उसमें क्या दिक्कत है। इस दफा अमित शाह आए तो पहुंच गए हम भी, जबकि मैं कोई उम्मीदवार नहीं था। पूनम कंवर पहुंची है, वो कोई बड़ी बात नहीं। हम नहीं गए, चला जाता तो क्या फर्क पड़ता, नहीं गया तब क्या फर्क पड़ा। मैं जीत और हार का फर्क पड़ा। मैं ठेठ वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर पर रहता हूँ, इसलिए ये यहाँ पर तुरंत सूचनाएं आती है और नहीं पहुँच सकता, नहीं पहुँच, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके क्षेत्र में इसे इस तरह से व्याख्यायित किया गया कि देवी सिंह भाटी को ये दम्भ है कि वो अपने दम पर चुनाव जीत जाते हैं, उन्हें किसी नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं। नहीं, हमें तो यार सारे 36 कौम की जरूरत है, गरीब की भी, मजदूर की भी, कोई शिक्षक है तो कोई दूसरा किसान है, सबकी जरूरत है। उनकी क्यों नहीं जरूरत। तो फिर रैली में क्यों नहीं गए? ना, नहीं पहुंचे। ऐसा तो नहीं ना कि अचानक रैली का प्रोग्राम आ गया हो? ना, कोई हफ्तों पहले से प्रचार होता है। ना, ऐसा कुछ नहीं था। इन बातों में मैं माथे में भार नहीं रखता। कोई होगा तो हो गया होगा, अब क्या, कुछ नहीं जी। क्योंकि लोगों ने फिर यह भी बताया कि बाद में उनका विचार बदल गया और वो केरल में जो भाजपा का सम्मेलन हुआ उसमें भी पहुंचे, और बाद में उनका वो स्वभाव या वो भाव बदल गया पार्टी आला कमान के प्रति। नहीं, मैं पार्टियों के बारे में मैं बोल चुका हूँ आपके सामने, और बार बार उस बात को दोहराना ठीक नहीं है। बाकी जाते हैं, जब उस घर में रहते हैं तो हम बुजुर्गों के साथ भी बैठेंगे, बच्चों के साथ भी खेलेंगे। तो गए केरल, उसमें कहाँ दिक्कत है। कोची गए थे। कहा यह जाता है कि अर्जुन राम मेघवाल बहुत मजबूत हो रहे हैं, लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी हैं, और इसलिए उनके बरक्स जो एक फिल्मी डायलॉग है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए, सत्ता का संतुलन बेहद ज़रूरी है, उस संतुलन को नए सिरे से बनाने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया देवी सिंह भाटी को नए सिरे से राजनीतिक ताकत मुहैया करा रही हैं। ना, कौन क्या किसी को राजनीतिक मुहैया करा सकता है, और ये क्या करेंगे जिसको भी कोई आगे ला रहा। खुद में गुण होने चाहिए, किसी के लाने से वो कोई गुण नहीं आ जाते हैं। अगर होंगे उनमें इस प्रकार के गुण तो निश्चित तौर पर आगे आएंगे। कोई गुण है उनमें? 2 बार के सांसद, मोदी सरकार में मंत्री। वो मुझे तो अभी दिख नहीं रहा। साफा जरूर देखते हैं हम, हेड गियर। बाकी तो क्या, क्षमा में हिम्मत कहाँ, क्षमा में हिम्मत कहाँ, हिम्मत जो परवाने में है, लुत्फ जलने में नहीं, जल जल के मर जाने में। देवी सिंह भाटी, कई लोग कहते हैं कि सियासत के मैदान में पिछले 2-3 बरस से अपने घटते कद को लेकर परेशान हैं, और इस कदर परेशान हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के अध्यक्ष सहीराम दुसाद का वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध करते हैं, वो बाकायदा लगातार 3 साल तक
अपने पद पर काबिज रहता है, और जिस जयपुर में उनकी तूती बोलती थी वहां उनकी सुनवाई नहीं होती। मुझे जो गलत लगता है मैं बोलता हूँ, जो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे उनके बारे में भी बोला हूँ, ये तो चीज ही क्या है, और क्या कमजोरी है, क्या है ये चरित्र काम करता है कि कमजोरी यार ये तो आपका सोच है, कोई कमजोर हो गया, करेक्टर अकेला आदमी वही बोल जाता है, वही अपना मार्का दिखा देता है, इसलिए ये कोई बात नहीं है कि वो हम कमजोर हो गए, क्या हो गए तो जो भी है जैसा है जनता के सामने। हाँ, और वही जनता ये कहती है ना कि जो शख्स फोन का स्पीकर ऑन करके कलेक्ट्रेट को खड़का देता था अपनी एक आवाज से, अभी भी स्पीकर ऑन करके बात करता हूँ, और अब उनके कहने पर एक पार्टी का संगठन का आदमी तक नहीं बदला जाता। ना बदले क्या उनको, वो जाने कौन पाप भुगतेगा, वही भुगतेंगे, मैं थोड़ी भुगतूंगा। अशोक परनामी मदन लाल सैनी से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और सार्वजनिक महफिलों में आपकी उनके लिए जो टिप्पणियां थी वो खासी वायरल होती थी, अगर सोशल मीडिया का टर्म इस्तेमाल। क्या राय है आपके, अशोक परनामी कैसे प्रदेश अध्यक्ष रहे? नहीं ठीक थे, बहुत अच्छा बोलते थे, मिलनसारिता वो तो थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरे ख्याल में किसी ने भी ऐसी इसके अलग टिप्पणी नहीं की उनके बारे में। आपने बहुत मुस्कुरा के जवाब दिया है। तो रोऊं क्यों मैं? तो फिर उनको हटा के किसी दूसरे को लाने की तैयारी हो रही थी, गजेंद्र सिंह शेखावत को, और मामला अटका रहा 1.5-2 महीने तक। नहीं ये देखिए जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, जब अरुण जी चतुर्वेदी को भी उस समय प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो मैंने बाकायदा बयान दिया था अखबार में कि ऐसे इस पद के ऊपर जो पूरे राजस्थान में घुमा हो, कार्यकर्ता इनको जानते हो, ये कार्यकर्ता उनको जानते हो, ऐसे व्यक्ति को इस पर आना चाहिए। तो ये निर्णय सिलेक्शन गलत है, और आज भी मैंने यही कहा और वो मान लिया गया। तो गजेंद्र सिंह चौहान के नाम पे, गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर जोधपुर के सांसद, मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री देवी सिंह भाटी का वीटो था ना। वीटो नहीं है, मैंने मेरी मन की बात की, मेरे वो कोई जाति दुश्मन थोड़ी ना। क्या विरोध था आपका? अभी आए ना मेरे वहाँ खेत के अंदर, आए मिलके गए, बड़े प्रेम से मिले, काफी देर अथाई हुई है, आधा पौन घंटे तक। तो वो तो आपका विरोध क्यों मुझे था? मेरी बात कहनी होती है, वो मैं कहे बगैर रह नहीं सकता। उनकी दावेदारी में क्या खोट लग रहा था आपको? ना मैंने बताया ना, प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद है जो सब राजस्थान को साथ लेके चल सके। पार्टियां पहले छोटी होती थी, फैलाव कम होता था, तब तो आप किसी को बना दो, अब तो हर जिले में इसकी मजबूती है। तो उसको संभालने वाला कुछ निजी तौर से जानकारियां रखता हो, संपर्क रखता हो, लोग उनको जानते हो। अच्छा, कई जगह सियासी हलकों में ये बात भी कही गई कि इस दफा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उतना इफेक्टिव नहीं होता यदि चेहरा वसुंधरा का नहीं होता। लोग जो नाराज हैं वो भाजपा से ज्यादा वसुंधरा से नाराज हैं। एक नारा है जो सोशल मीडिया पे बहुत घूमता है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। हालांकि इसका एक हमने काउंटर नारा भी सुन लिया जोधपुर में ही कि रानी तेरी सब खता माफ और हम करेंगे कांग्रेस को साफ। ये वसुंधरा के खिलाफ इतना परसेप्शन कैसे बन गया 5 साल में? नहीं, कोई बनाने वाले बनाते रहते हैं। देखिए ऐसा है नहीं, सबके लिए अब मोदी जी से कोई सारे राजी थोड़ी हैं। हाँ, ये भाटी जी ऐसा राजी कुछ हैं? नहीं है। देखिए आप अगर नजदीक से देखो तो भारतीय जनता पार्टी में जो लीडरशिप आज के दिन दे सकती है वो वसुंधरा जी ही हैं। और कौन है उनके सामने? तुलना करो आप, फील्ड में लोगों की चहेती जिस समय भी लोगों के बीच में चली जाती है तो सैकड़ों आदमी लमुट जाते हैं उनसे, और बिना आकर्षण अगर इस प्रकार बदबू आती है किसी चीज में, कोई नजदीक जाता है? आज आप ये बात कह रहे हैं और मैं आपकी ये बात सुनते सुनते पहुंच गया तकरीबन 11 साल पहले, जिन जसवंत सिंह जसोल के आप खास थे, जिनके कमरे में बैठ के 5 मिनट में आप रेलवे लाइन का ऑर्डर पास करवा लाए थे, उनके नेतृत्व में विधायकों का एक दल वसुंधरा के पहले कार्यकाल के दौरान लगातार उनका विरोध करता रहा, और आखिरी में खुद भैरव सिंह शेखावत ने, जो आपके 80 के ज़माने से नेता रहे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इल्ज़ाम लगाए। किस पर इल्जाम लगाए? वसुंधरा राजे की वो तो सरकार। वो जाना है भाई, मैं बीच में कहा हूं, मैंने तो नहीं लगाए।
और कोई लगाता है तो लगाता है, उनकी वो जाने, मैं कहाँ बीच में पंचायती करूं। मित्र तो आपके थे जसवंत सिंह। मित्र तो मेरे हैं, पर वो उनका अपना कोई सोच है, मेरे ध्यान में भी नहीं है वो कब बोले क्या बोले, जानकारी नहीं है। ध्यान तो आपको ना सब ना है। ना, मुझे डर किसका है। हाँ, हाँ, ये कहीं नहीं है डर। जसवंत सिंह के बेटे कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। वो उनका अपना फैसला है, उसमें मैं तो क्या कह सकता हूँ। अरे आप बुजुर्ग हैं, घर परिवार के हैं, उस फैसले पर आपकी एक राय होगी। ना राय नहीं, मेरे से कोई सलाह नहीं हुई। उन्होंने अपने स्तर पर जो भी जिनसे सलाह लेनी थी फैसला लिया। उन काफ़ी सोच समझ के लिया होगा, परिवार के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के सलाह मशवरों के बाद लिया। 2014 में जसवंत सिंह के साथ जो सुलूक हुआ, पार्टी में जो वसुंधरा के विरोधी खेमे के लोग हैं वो कहते हैं कि गलत सुलूक हुआ। आपकी क्या राय है? नहीं, सलूक होना, ये देखो उस समय किसने किया, क्या हुआ, उनको पार्टी से निकाल दिया बिना सुने, तो वो तो फैसला किसी ने सराहा नहीं कि ये कोई अच्छा फैसला हुआ। जिन वसुंधरा की आप तारीफ कर रहे हैं उनका ये फैसला था। उनका टेढ़ सी था, वो केंद्रीय सरकार ने, वहाँ केंद्रीय पार्टी ने किया था। वसुंधरा जी क्या करती है उसमें? आप इतनी खरी खरी सही सही बात कर रहे हैं, पूरा राजस्थान जानता है कि जसवंत सिंह के बाड़मेर से लड़ने का विरोध सबसे ज्यादा वसुंधरा अच्छा, कर रही ये थी। पूछे, मैंने कहा उनको पार्टी से नहीं, मैं 2014 में बाड़मेर से टिकट की बात कर रहा हूँ। टिकट देखो ना, तो मेरी पंचायती थी टिकट में, ना मैं कोई देने वाला, किसने क्या किया वो तो वो जाने। ना तो मुझे जसवंत सिंह जी ने कहा कि मेरी टिकट वसुंधरा जी ने कटवा दी, और वसुंधरा जी टिकट क्या कटाएंगे, वो तो उनका इतना जबरदस्त प्रभाव, और वो सबके साथ दोस्ती, सब पार्टियों के नेताओं के साथ में ऐसी दोस्ती की 10 रोज पहले वो कांग्रेस जाने, के वो नेता को जिन्होंने भाजपा किया में वो ले आए करे, और तो लड़वा वो दिया। जाने, वो करे वो जाने। लेकिन उनका जो अडवाणी जी और सबसे जो प्रेम था, वो कोई इस प्रकार का व्यवहार कर ले, मैं समझता हूँ कि वसुंधरा जी के हाथ में नहीं था। अच्छा, एक बयान है आपका जो मैं पढ़ना चाहता हूं यहाँ पे। भैया मार दो। हिंदुस्तान में 36 कौम एक जाजम पर बैठती, साथ रहती थी, और 2 तारीख को जिस तरह सवर्णों और दलितों के बीच इतना तनाव करा दिया, और वो अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं कि सबको हक है सड़क पर अपनी बात करने का, जो इस तरह नुकसान पहुंचाए, ये किसी राजनीतिक व्यक्ति की बात नहीं हो सकती। ये बोला हूँ ना मैंने, अभी भी बोला हूँ ना आपके सामने। हाँ। और आपको नाराजगी इस बात की भी थी कि जब हवाई सेवा चालू हुई या रेल चालू हुई तो आपको सूचित नहीं किया गया, आपको उतना मान सम्मान नहीं मिला। इन छोटी छोटी बातों में क्यों जाते हो यार? मैं तो आपका सार्वजनिक स्पेस में दिया बयान पढ़ रहा हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं अब था। ये दे देते को पूछता है तो अब ये सारी उम्र गीत गाते रहेंगे क्या? हाँ, ये तो छोटी सी घटनाएं होती है, उससे सब हो गई, खत्म मामला। क्या रखा है ध्यानों में, क्या रखा है ज्ञानों में? आप बार बार कह रहे हैं कि अब आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में आपकी दिलचस्पी नहीं रही। अब आपकी दिलचस्पी किताबों में है। हमारे सामने 2 किताबें रखी भी हुई हैं, देसी इलाज 1 घंटे से 30 दिन में, और आप कह रहे हैं कि जिसने कभी स्कूल में किताबें नहीं पढ़ी उसने किताब लिख दी। कहाँ से आया ये किताबों का विचार? नहीं, मुझे लाभ हुआ। मैं 30 वर्ष से अस्थमेटिक था, मेरे श्वास की तकलीफ रहती थी जी। मुझे एक नुस्खा बताया, तो वो नुस्खा मैंने 1 महीने उपयोग में लिया। सेंधा नमक पीस के चाटा, उसको अलग अलग है, 1 ग्राम से 6 ग्राम। जी। तो मैं ठीक हुआ। तो मुझे लगा कि ये देसी ही इलाज सही रास्ता है। अंग्रेजी जो एलोपैथी की दवाइयों तो टेम्पररी रिलीफ है, फिर धीरे धीरे नुस्खे मिलते रहे। जुकाम हो जाए तुरंत कानों में रुई डाल लो, तुरंत ठीक। महिलाओं को ज़्यादा गाड़ी के अंदर बैठने पर उल्टियाँ होती है, सीट के ऊपर अखबार बिछा के बैठ जाओ, 100% उल्टी नहीं होगी। दस्त लग रही है, 1 चम्मच चाय की पत्ती 1 चम्मच चीनी मिला के फंकी ले लो, पानी पी लो, उधर ताला लगा। तो ये जब इस प्रकार के नुस्खे फिर मुझे मिलने लगे और आपने उनको संकलित कर दिया। बिल्कुल संकलित कर दिया। और अब तो कैंसर हो, हार्ट का कोई भी हो, मैंने 24 साल पहले हार्ट का लेप किया था। और अब जब मैं हॉस्पिटल में दिखाता हूँ तो डॉक्टर कहते हैं आपका हार्ट तो एकदम जवानों जैसा है। कैंसर का जिक्र कर रहे थे आप? जी, कैंसर जी, का भी इलाज है? कैंसर का भी इलाज है। क्या इलाज? पेशेंट है, हमने ये सारा बताया था अभी प्रेस को भी। और अभी तो वो वहाँ हमारे जो गुजरात वापी के अंदर है उमरगांव, वहाँ पर दमनी पीजे दमनी है, वो देते हैं। और यहाँ जितने भेजे करीब करीब सारे ठीक हो गए। आप अनाज के उत्पादन और मकान के निर्माण को लेकर भी सलाहें देते हैं, जी क्या है जी वो जी सलाहें?
ना उसमें विधि अलग है। हम क्या है कि एक दायरे में लगातार सोचते रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उससे थोड़ा अलग हटके सोचा मैंने कि जब आप खाद देते हो, खुली खेत में फेंक देते हो, तो उसमें वीड्स, घास ज़्यादा उगता है, उसकी रूट में खुराक मिलनी चाहिए। तो हमने खड्डा खाद विधि बनाई और रूट में जब खाद डाली तो उससे अनाज दुगना चौगुना हुआ। और इसी प्रकार से स्ट्रक्चर हम मकानों के लिए बनाते हैं, जिसमें डोम होता है लेकिन कोई शटरिंग नहीं, कोई अडान नहीं, और उसके बगैर ही 4 दिन में 11 फीट रेडियस का कमरा बन जाता है। तो करते रहते हैं, उसी दिशा में लगे हुए। आप जो बातें कह रहे हैं, आप एक तंत्र का हिस्सा रहे और वो तंत्र सबसे ज्यादा अंग्रेजी दवाइयों पर फेल है तंत्र। ये तो सब मिली भगत है कंपनियों की, सरकारों की। अंग्रेजी का लेना देना क्या? आप मुझे ये बताइए, जिस प्रकार से बीमारियों का प्रेशर है और जितना गैप है आज हॉस्पिटल और चिकित्सा सुविधा और बीमारों के बीच में, आप कितने हजार मेडिकल कॉलेज खोलोगे, कितने डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ तैयार कर दोगे, कितने आप एक्सपर्टाइज करके ले आओगे समाज के सामने? वो भटक रहा है और आप इसको इसी चक्कर में डाल रहे हो। और हम जो नुस्खे देते हैं आपको हाथों हाथ उसमें रिलीफ मिल जाता है, ठीक हो जाते हो। तो ये तो सब साजिश है इन कंपनियों की। ऐसे ही तो कंपनियां, ऐसी सरकारें, मतलब आप दवाइयों से टैक्स लेते हो, खजाना भरते हो। केंद्र में आपकी सरकार, अरे है तो क्या हो गया? मेरे हाथ में कलम नहीं है, नहीं तो बट काट दूं मैं। बट का मतलब समझते हो? आप समझाएंगे। ये मेरे हाथ से, हाँ, उसी समय हाथों हाथ। ऐसा करने की इच्छा शक्ति नहीं है, मरे हुए लोग हैं। आप सामने देख रहे हो किस प्रकार से ठगी हो रही है। मतलब एक एक दवा जो 5 पैसे की 50 रुपए में बिक रही है। कौन नियंत्रण कर रहा है सिस्टम के ऊपर? और दवाई से आप टैक्स लेते हो। आप दारू पिला के खजाना भरते हो, दूध पिला नहीं सकते, अनाज पूरा उसको मिलता नहीं है, और दवाइयों से खजाना भर के हम सुख सुविधा और बेसिक फैसिलिटी विकास करेंगे। क्या करोगे? ये सब विकास का नाटक, ये कोई विकास नहीं होता। हमारा एक पैसा, हमारे से टैक्स लिया जाता है। 28 लाख करोड़ का कर्जा है हमारे पर, और ये कहते हैं हमने विकास कर दिया। अरे सारे बाल गंजे हो गए आम हिंदुस्तानी के, कोई कर्जा भर नहीं सकता, और फिर भी ऊपर टैक्स अलग, कर्जा हमारे नाम से अलग। थोड़े दिनों में तो ये गिरवी होने वाला है देश। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी जो आपकी पार्टी के नेता है, प्रधानमंत्री, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे ये जो आप बुरी स्थिति बता रहे हैं उससे मुक्ति मिले? ना वो मेरे से सलाह लेंगे तो दूंगा। हमारे बुजुर्ग इसमें नहीं है, मैं ये नहीं बात करता हूँ, मेरा फिर पूरी बात समझाता हूँ ना। हाँ। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। हाँ। कोई सलाह मांगेगा तो नरेंद्र मोदी सलाह मांगेंगे तो देंगे, बिल्कुल, सबको ही देते हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं। एक सलाह सार्वजनिक रूप से आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी कोलायत से सिटिंग विधायक और इस चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट भंवर सिंह भाटी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं देवी सिंह भाटी 4.5 साल जनता से बिल्कुल दूर रहे और अब सहानुभूति कार्ड के सहारे अपनी बहू को जिताना चाहते हैं। देखिए, मैं हर जानवर जो कोई बोलता है उसके बराबर में जवाब देना नहीं निकल जाता हूँ। कोई कहता होगा तो कहता होगा, मेरे क्या फ़र्क पड़ता है, जनता जवाब देगी। मैं आपको कह दूं कि आपका रंग काला है, मेरे कहने से हो जाएगा क्या? जो जैसा लोग जनता रंग देखेगी वही तो रहेगा। एक वक्त था जब जनता देखती थी कि देवी सिंह भाटी का एक स्वरूप है, फिर अचानक से सर पे टोपी नज़र आने लगी और फिर ये हुआ कि हज़ारों लोग आपकी टोपी वाली शैली को कॉपी करने लगे। और कई लोग पूछते हुए कि भाटी जी से ये ज़रूर पूछेगा कि ये टोपी वो कब से लगाने लगी जो ये स्टाइल आइकन बन गया है? नहीं, ये मैंने सामाजिक न्याय मंच के बीच में थोड़ा चालू किया था, बाकी बाद में इसको ज़्यादा पहना। मुझे अस्थमा जुकाम बहुत ज़्यादा रहता था और इसलिए मेरा सिर का ये नियंत्रण करने के लिए टेम्परेचर को वो मैं ये टोपी पहननी चालू की और लगातार तब से पहन रहा हूँ। तब से पहन रहे हैं। 1-2 सवाल और बचे हैं। और इस हिसाब से जो मुझे फॉलो करते हैं, हाँ, और मुझे मेरे विचारों से वो जुड़ते रहते हैं, वो भी ऐसे विचारों से आगे बढ़ेंगे तो मुझे खुशी होगी कि वो ऐसी टोपी पहन के दिशा बनाएंगे। जो आपके विचारों को फॉलो करते हैं, जो शब्द के सही अर्थों में आपके शुभ चिंतक हैं, वो ये कहते हैं कि अगर देवी सिंह भाटी इतने मुंहफट
और इतने दबंगई वाले नहीं होते तो शायद सूबे के मुख्यमंत्री होते। है ना, ये सब भाग्य से होता है क्या मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ये सिस्टम करना बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री कुछ करना चाहे तो कि साहब कोर्ट से स्टे आ गया, कोर्ट ने ये कर दिया, ये कोई कर सकता है क्या? आपने विधायक और मंत्री रहते हुए किया ना, आपका दावा वो है। किया तो एक पार्ट था जो मैं, मुख्यमंत्री रहते जो हुए और मेरे और बदलाव होता। जो मेरी कल्पना है उसमें मुझे पूरी छूट मिलनी चाहिए। मेरे खेत में मुझे पूरी छूट मिली है तो मैं मेरे हिसाब से सारा कुछ कर रहा हूँ, कोई उसमें कमी नहीं बता सकता। मुख्यमंत्री रहते हुए आप करोड़ों लोगों को वो छूट दिला सकते थे। इसमें ये जो कानून एक दूसरे के ऊपर ऐसा उलझा के रखा हुआ है, आप कुछ भी कर लो, कोर्ट से एक स्टे आ गया, लटक गया मामला, बरसों क्या कर लो। और ये इस प्रकार बहुत है। आजकल प्रधानमंत्री बनो तो इंटरनेशनल इतने दबाव, बड़ा दोहरा काम है, सब एक दूसरे के ऐसे उलझे गिरवी हो गए, बहुत टेढ़ा काम है। और इसीलिए आप प्रशासन का सीधे टेटुआ पकड़ लेते थे जब तक काम करवाते ना थे। ऐसा टेटुआ नहीं। अच्छा, मुझे जब मैं इसमें पशुपालन मंत्री बना था 91 में, तो हमारे पत्रकार थे सुबू पटवा जी जो अभी नहीं रहे, उन्होंने पूछा कि पहले आप अधिकारियों से धक्का पे लिया कर लेते थे, अब कैसे करोगे? मैंने कहा अब आंख के इशारे से करेंगे। कोई फर्क नहीं है उसमें। ये अधिकारियों की धक्का पेली के बड़े किस्से मकबूल हैं अब आपके। ये अब जैसा क्या है कि बातें चलती है, वैसे अब मेरा चुनाव भी मैं पहला जीता हूँ, तो ये जो ब्राह्मण है पुष्करण दफ्तरों से आते थे, साइकिलें होती थी उस समय में, और वो ट्रैफिक जाम हो जाता, वो जाके अरे साहब वो तो बहुत भारी काम है, रास्ता जाम हो रहा, हम कहीं गए नहीं दफ्तर से बाहर ही। तो ये किस्से भी इस प्रकार से चल जाते हैं। साल 1985 था, M.K. खन्ना मेरे ख्याल से कलेक्टर हुआ करते थे, जी जी। और आपने उनको पकड़ के नीचे पानी में खींच लिया था। क्या था वाकया? ना मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे जी। हाँ, उनसे बहस जरूर हुई थी। उस समय यहाँ फ्लड आया था शहर के अंदर, और लोगों को सीमेंट नहीं मिल पा रही थी। उस समय ये कांग्रेस का परमिट सिस्टम ऐसा था, कोई चीज़ बिना परमिट मिलती भी नहीं थी जी। उस समय एक दफ़े बहस हुई थी। उसके बाद तो मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे। एक और आपके बहुत अच्छे मित्र थे N.K. बैरवा। इनके मेरे को मैं जानता, कलेक्टर रहे थे बीकानेर में। हाँ रहे, पर मैं उनका कोई वास्ता ज़्यादा पढ़ा नहीं। कलम छीन ली थी आपने उनके हाथ से, फाइलों पर दस्तखत कर रहे ये थे। तो चलता रहता है, ये कोई खास बात नहीं। शिवचरण माथुर सीएम थे, पूनम चंद बिश्नोई विधानसभा अध्यक्ष थे, और आप उनको शेरो शायरी सुनाते रहते थे। नहीं, शेरो शायरी नहीं, वो एक अलग है मामला। क्या मामला है? यहाँ पूरा डिवीजन आर्मी का एक्सरसाइज के लिए आया हुआ था बीकानेर में जी। और पहले यहाँ खारा गांव है गंगानगर रोड पर, वहाँ एक महिला के साथ में 7 सिखों के जवानों ने, सिख एलआई की वो थी इन्फेंट्री, तो उसमें 7 जवानों ने उसके साथ रेप किया। विधानसभा चल रही थी, मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया। वहाँ व्यवस्था है कि सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा जा रहा है, जानकारी प्राप्त होने पर व्यवस्था दी जाएगी। 2 दिन बाद आप में, मंजू बलात्कार की बात कर रहे हैं जी। 2 दिन बाद ही एक मंजू नाम की जो वाल्मीकि लड़की थी, वो वहाँ आर्मी कैंपस में झाड़ू लगाने गई, तो वहाँ उसके साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया और उसकी लाश काट के बोरे में डाल दी। तब यहाँ से लोगों ने कहा कि आप कर क्या रहे हो? प्रतिनिधि तो और भी थे, मेरे से सवाल कर रहे थे, वहाँ बैठे बैठे कर क्या रहे हो? एक बार पहले होगी घटना और दोबारा ये होगी। तब मैंने सोचा, मैंने कहा यूँ तो ये व्यवस्था ठीक बैठेगी नहीं, सीधा पिंच करो, हिट करो। तो मैं एक तख्ती लगा के गया, सेना के जवानों द्वारा मंजू के साथ में 7 मार्च को बलात्कार व हत्या। तो मुख्यमंत्री की बेटी बता दिया, तो उसमें हाउस के अंदर मेरे तख्ती देखते ही हल्ला खड़ा हो गया। इनकी सदस्यता मेंबरशिप खत्म करो। परमचंद जी ने कहा, इस ब्रूटल मेजोरिटी से तुम खत्म करना चाहते हो, आई एम सुप्रीम, स्पीकर इज सुप्रीम। एक मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे का इतना प्रेशर बना, मेरी तो 7 वो मेंबरशिप तो नहीं गई, पर 7 दिन का एक्सपल्सन हुआ था। और उसके बाद में जनता उलट पड़ी यहाँ, और यहाँ फौज को दौड़ा दौड़ा के मारा, गाड़ियों को शहर में घुसने नहीं दिया। वो दिन है, आज का दिन है। कोई सेना आज तक यहाँ बीकानेर में घटना नहीं कर सकी। जीओसी इंचार्ज आए, उन्होंने कहा था कि आज सुन लिया, दोबारा इस प्रकार घटना थी, यहाँ से पैदल रूट मार्च कराऊंगा चंडीगढ़ तक। तो ये एक व्यवस्था को मैं मेरे तरीके से उठाता हूँ। अब किसी को वो अलग लगता है, वहाँ कांग्रेस वालों को लगा कि हमारे मुख्यमंत्री की बेटी का इस प्रकार से नाम उछाला है, जबकि उस नाम से कोई मंजू उनकी पुत्री थी भी नहीं। और पुत्री होती है वो मुख्यमंत्री की, जो मालिक होता है।
और उस बात के लिए मैंने मुद्दा उठाया था, उठाऊंगा मेरे तरीके से। कुछ लोगों को, कुछ दर्शकों को अगर रेफरेंस समझ में ना आ रहा हो, जब ये बलात्कार कांड हुआ उसके बाद देवी सिंह भाटी जी जब विधानसभा में गए तो उनके गले में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था कि मुख्यमंत्री की बेटी के साथ बलात्कार। विधायकों ने उन दिनों शिवचरण माथुर की सरकार हुआ करती थी जयपुर में, तब बवाल कटा था। और मेरे जाने भैरव सिंह शेखावत ने भी तब दखल दिया था जब आपको परमानेंटली। पूरे दिन बहस चली है हाउस के अंदर, जितने भी पार्लियामेंट में विश्वास करने वाले देश थे सबकी वहाँ के जो हाउस की थी, डाइट की, फलाम यूएसए सीनेट वगैरह, पूरे सारे दिन बहस चली है और वो आखिर में फैसला हुआ। लेकिन आखिर हरदेव जी जोशी जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उसमें हाउस के मेंबर थे, वो दौड़े आए और उन्होंने कहा कि अरे मूर्खो तुम कर क्या रहे हो, एक बार तुम अपनी मेजोरिटी से हटा दोगे, जनता इसको तुम्हारी छाती पर दोबारा चुन के भेजेगी, फिर क्या कर लोगे। तो कुछ एक इस प्रकार व्यवस्था में विश्वास करने वाले हैं। पूनम चंद जी ने उस समय खूब मजबूती के साथ ये मुद्दा, मेरी बात को मजबूती दी और ये सही है, तो उसके साथ मेरा हौसला आगे भी बढ़ता रहा और मुद्दे उठाता रहा। इस सवाल की शुरुआत में मैं जब पूनम चंद बिश्नोई का जिक्र कर रहा था तब मैं इस बलात्कार कांड का जिक्र नहीं कर रहा था। मुझे ध्यान आ रहा था जो विधानसभा की कार्रवाई में भी दर्ज है कि उन्होंने आपसे पूछ लिया कि और भाटी जी आजकल क्या चल रहा है, और आपने शेर पढ़ा था, अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। हाँ, वो तो सही है, ये तो हकीकत है। ये जो यहाँ सारे विराजमान हैं, तब हमारे से पूछ लिया, हमें एमएलए बना दिया किसी ने, बोला क्या कर रहे हो आजकल, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। आप कारोबार शब्द ले आए। मेरा सेकंड लास्ट सवाल, विरोधी कहते हैं कि कोलायत एरिया में लाइम का कारोबार, चूना पत्थर का, बहुत होता है, अवैध ढंग से होता है और आपका उनको संरक्षण रहता है। मेरे कितने तो स्टेटमेंट, कितने पत्र अशोक जी गहलोत को, वसुंधरा जी को मैंने लिखे हैं, मैंने बराबर इसका विरोध किया है। मैं तो ये कहता हूं कि चोरों को पकड़ो, पर ये प्रशासन और ये व्यवस्था, इसमें और चाहे दूसरी कोई खनन हो, ये सारी लूट है, व्यवस्था में माफिया खड़े हो गए हैं। 5 साल आपकी पार्टी की सरकार थी तो क्या कर लो आप, ऐसी अगर सरकार, ऐसा इस करंट होता कानून में, नियम में, तो कभी व्यवस्था 17 साल का इंतजार करना। आपने कहा नहीं वसुंधरा राजे से इस पर अरे कहो, हमने तो बहुत लिखा किया, लेकिन ये होता नहीं है, एक चेन बन गई है, किसी की एक की जवाबदेही तय नहीं, वो उसके ऊपर डालता है, वो उसके ऊपर डालता है, फाइलें चलती रहती है, फैसले आते नहीं। आप बोले लोग हैं जो इस व्यवस्था से उम्मीद रखते हैं कि न्याय। जनता बड़ी उम्मीद से सरकार चुनती है और सरकार अपने इकबाल के सहारे वो चलती है। जनता भी तो क्या करे, उसके सामने कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट भी नहीं है कि या कोई किसी और को बना दे या कोई और फैसला ले ले, उसको तो पार्टियों में से ही चुनना है। आप कह रहे हैं कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और उसी व्यवस्था के तहत आप पूनम कंवर के लिए वोट भी मांग रहे हैं। इस व्यवस्था में रह के ही तो ठीक कर सकेंगे, बाहर रह के कौन घुसने देगा। यहाँ बैठ के तो मैं टेबल बजा सकता हूँ, बाहर रहेंगे तो क्या है। आखिरी सवाल, देवी सिंह भाटी की छवि बीकानेर और उसके आसपास के इलाकों में उनके सारे वादों, दावों, बातों के बावजूद सिर्फ राजपूतों के नेताओं की क्यों है? ऐसा है, यही मैं आज सारे दिन बता रहा था, वहां मेरे पास अभी वो कागज नहीं है। देखिए, चारण समाज है हमारा, चेयरमैन बनाया नगर पालिका देशनोक, चेयरमैन बनाया चमनदान चारण को, चारण वाला का बज्जू में चेयरमैन, माली समाज को सभापति बनाई हमारे नगर परिषद बीकानेर की, सुथार समाज की सुशीला सुथार को बनाया नगर पालिका बीकानेर की चेयरमैन, मेघवाल जो वर्तमान में चेयरमैन है कानाराम गुगरवाल नगर पालिका देशनोक, बिश्नोई ऊन फल सब्जी मंडी गिनती की है राजस्थान में, उसका पूरे जिले का चेयरमैन उनको बनाया, जाट को प्रधान अभी बना रखा है ये राधा देवी सियाग हमारे बीकानेर पंचायत समिति को, जीनगर मोची नगर पालिका देशनोक का चेयरमैन बनाया ओम प्रकाश जीनगर को। आप कौन सा चाहते हो, नाई को पूरे जिले का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया नाई को, और कौन कौन सी मुसलमान सब्बू खां ककराला, उसको डबल ए क्लास अनाज मंडी का चेयरमैन बनाया बीकानेर का। अब मकसूद
मकसूद अहमद कांग्रेस से, हम सामाजिक न्याय मंच में उसको समर्थन देकर नगर परिषद का चेयरमैन बनाया। हारून रशीद उसको वाइस चेयरमैन बनाया। कौन पीछे रह गया? और कोई बताइए? ब्राह्मण को बनाया जिला अध्यक्ष और आज ये महामंत्री आस्करण उपाध्याय। तो हम इस प्रकार का ये भेद कर, काठ की हांडी मैंने पहले कहा था एक बार चढ़ती है, 40 साल नहीं चलती। देवी सिंह भाटी, जिनका इंटरव्यू करना आपके पत्रकारिता के जीवन में एक दिलचस्प अध्याय और अनुभव को जोड़ता है। शुक्रिया।